हेलो स्टूडेंट, आज अपने सेकंड पेपर में अधिगम आकलन में जो आकलन के जो उपकरण है उन आकलन के उपकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस असेसमेंट के जो टूल्स है, उपकरण यानी टूल्स, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जो आकलन के जो उपकरण है उसके बारे में समझ लेते हैं। आकलन के उपकरण होता क्या है? जैसे कि मानव के जो वर्तमान जीवन में उपकरण जो शब्द है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह माध्यम है। कौन सा उपकरण? उपकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से मानव अपने जो निर्धारित जो समस्त लक्ष्य है उन निर्धारित समस्त लक्ष्यों तक पहुंचने तथा उनको प्राप्त करने के जो साधन है उनको हम उपकरण कहते हैं। यानी ये जो उपकरण है, ये जो टूल है, ये उपकरण या टूल हमें जो हमारे लक्ष्य है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। फिर है जहां मानव यानी उपकरण को यूज कौन करता है? मानव। जहां मानव साध्य है, क्योंकि इनका यूज मानव कर रहा है, जहां मानव साध्य है तो उपकरण उसके साधन है। यानी जब मानव को साध्य कहा है तो उपकरण को साधन के रूप में माना गया है, क्योंकि इन उपकरणों का उपयोग जो है साधनों के रूप में मानव इनका उपयोग करता है। तो मानव को साध्य कहा है और उपकरण को साधन कहा है। साधन है तथा इसी प्रकार से आकलन में उपकरण का वही महत्व माना है, वही महत्व है। यानी आकलन में उपकरण का वही महत्व माना है जो कि युद्ध में जैसे हथियारों का होता है, परिवहन में वाहनों का होता है, भोजन में लवण का होता है तथा अध्ययन में पुस्तक का होता है। यानी युद्ध हथियार के बिना युद्ध अधूरा है, लवण के बिना भोजन अधूरा है, और परिवहन के बिना जो यातायात है वह यातायात के जो वाहन है वह अधूरे हैं, तथा जो जैसे हमारा जो अध्ययन है उस अध्ययन में जो पुस्तक के बिना हमारा जो अध्ययन है वह अधूरा माना गया है। उसी प्रकार से उपकरण के बिना जो आकलन भी अधूरा माना जाता है। यानी जब तक उपकरण नहीं होगा तब तक हम आकलन नहीं कर सकते। उसी प्रकार आकलन कार्य में विविध उपकरण तकनीकियों की आवश्यकता है। तकनीकियों की आवश्यकता होती है। आकलन के अंतर्गत जैसे उसी प्रकार जैसे आकलन कार्य में विविध प्रकार के तकनीकों तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है, तभी हमारा माना जाता है। इसमें जैसे आकलन के आधार पर या आकलन
परिकल्पना, परिकल्पना, प्रयोग, प्रयोजना, निरीक्षण, साक्षात्कार, साक्षात्कार आदि। ये जो उपकरण है, इन उपकरणों की सहायता हमें आकलन के अंतर्गत आवश्यकता पड़ती है। जैसे समस्या का निर्धारण है, परिकल्पना है, प्रयोग प्रयोजना है, निरीक्षण है, साक्षात्कार है, ये सब जो है आकलन के उपकरण माने गए हैं तथा जिनकी भी आवश्यकता हमें समय के अनुसार होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकलन के उपकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो है उपकरण को हम काम में ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो है कार्य के आधार पर, कार्य के प्रकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर जो है आकलन के उपकरण को समझेंगे। इसमें जैसे कार्य के आधार पर जैसे प्रमुख रूप से क्रियात्मक गतिविधियों को माना जाता है। कार्य के आधार पर क्रियात्मक गतिविधियां शामिल की गई है, क्रियात्मक गतिविधियां, क्रियात्मक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। और क्रियात्मक गतिविधियों के अंतर्गत जब विद्यार्थी का जो है आकलन किया जाता है, उससे ये पता चलता है कि इन क्रियात्मक गतिविधियों के आधार पर जो है बालक का सर्वांगीण विकास संभव होता है। क्योंकि हम जो क्रियात्मक गतिविधि विद्यार्थियों को देते हैं, उन गतिविधियों को पूरा करने में बालक अपना पूर्ण मनोयोग तथा पूर्ण योग लगा देता है, जिससे कि बालक की जो है सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। क्योंकि इसमें जो है गतिविधि जब विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक गतिविधियों को करेगा तो उसमें बालक का मानसिक बल भी लगेगा, शारीरिक बल भी लगेगा। इस प्रकार से जो है वह शारीरिक योग और मानसिक योग से कार्य करता है, तो जिससे कि उसका जो प्रदर्शन, वह जो क्रियात्मक जिस गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है, वह प्रदर्शन जो है बड़ी प्रकार से संपन्न हो सकेगा। यानी उसको वह है उन गतिविधियों को पूर्ण मनोयोग तथा पूर्ण रूप से उनको संपन्न करने की कोशिश करेगा। उनको संपन्न करते हुए ही बालक का जो है सर्वांगीण विकास इसके माध्यम से होता है। अब इसके अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला क्रियात्मक गतिविधियों के आधार पर जो हमारा सबसे पहला जो आकलन के उपकरण का जो साधन आएगा, वह है प्रयोग परियोजना। प्रयोग परियोजना, प्रयोग परियोजना या प्रयोजना। अब ये प्रयोग परियोजना जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, इसको समझ लेते हैं। प्रयोग प्लस परियोजना, प्रयोग प्लस परियोजना या प्रायोजना बोल सकते हैं। प्रायोजना, इन दो शब्दों से मिलकर प्रयोग परियोजना बना है, जिसका अर्थ है वह प्रयोजन। जिसका अर्थ क्या हुआ? वह प्रयोजन, प्रयोजन जो कि प्रयोग द्वारा पूर्ण किया जाए। परियोजना जो कि प्रयोग द्वारा पूर्ण की जाए।
उससे हम प्रयोग परियोजना करते हैं। यानी वह परियोजना जो कि प्रयोग द्वारा पूर्ण की जाती है उसे हम प्रयोग परियोजना कहते हैं। ये जो प्रयोग परियोजना ये जो साइंस है, साइंस में अधिकतर काम में लिया जाता है प्रयोग परियोजना को। यानी किसी चीज का प्रयोग करना है, निष्कर्ष निकालना है, किसी प्रयोग को ज्ञात करना है, तो उसको हम पहले उस चीज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है उसको उस प्रयोग को पूर्ण करेंगे। पूर्ण करने के बाद उसके जो निष्कर्ष और आंकड़े निकलते हैं फिर वह प्रयोग हमारा सिद्ध माना जाता है। तो यानी वह प्रयोजन जो प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है, पूर्ण होता है, प्रयोग परियोजना कहलाता है। अब जो है प्रयोग परियोजना, परियोजना दो प्रकार की हो सकती है। परियोजना दो प्रकार, ये जो परियोजना है वह दो प्रकार की हो सकती है। एक तो व्यक्तिगत परियोजना, व्यक्तिगत प्रयोग परियोजना, और सामूहिक, सामूहिक या सामाजिक प्रयोग परियोजना। सामाजिक यानी कि इस प्रयोग परियोजना को हम दो प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। एक तो बालक व्यक्तिगत रूप से भी इसको संपन्न कर सकता है, और दूसरा है सामूहिक रूप से एक टीम के रूप में किसी भी कार्य को, किसी भी प्रयोग को करके उसको सिद्ध कर सकता है। इसके बाद है इसकी परिभाषा, प्रयोग परियोजना की परिभाषा। बेलार्ड, बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट या परियोजना या प्रायोजना वास्तविक, वास्तविक जीवन का, वास्तविक जीवन का एक भाग है, जो कि विद्यालय, विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। बेलार्ड के अनुसार, बेलार्ड ने यह कहा कि प्रोजेक्ट, परियोजना या प्रायोजना वास्तविक जीवन का एक भाग है जो कि विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है थॉमस और लैंड के अनुसार, थॉमस और लैंड के अनुसार उन्होंने ये कहा कि प्रायोजना या परियोजना इच्छा अनुसार ऐसा कार्य है जिसमें रचनात्मक प्रयास अथवा विचार हो जिसका परिणाम
साकार है। यानी थॉमस और लेब ने यह कहा कि प्रयोजना इच्छा अनुसार ऐसा कार्य है जिसमें रचनात्मक प्रयास अथवा विचार हो जिसका परिणाम साकार हो। यानी जिस उद्देश्य को लेकर हम परियोजना कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, परियोजना तैयार कर रहे हैं, उस उद्देश्य में रचनात्मक कार्य करने का प्रयास हो तथा ऐसे विचार होने चाहिए। उन विचारों के बाद जो उनसे जो साकार परिणाम प्राप्त होते हैं वह प्रयोग परियोजना सफल मानी जाती है। अब है जब हम प्रयोग परियोजना बनाते हैं या प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं उसमें हम कौन कौन से पदों को शामिल करते हैं। इसके पद सबसे पहले आएगा इसमें प्रस्तावना। हम जब किसी प्रयोग परियोजना को बनाते हैं उसमें सबसे पहले आएगा प्रस्तावना, क्योंकि किसी भी कार्य को करने जब करते हैं तो उसकी पहले प्रस्तावना तैयार की जाती है उस मुख्य बिंदु तक पहुंचने के लिए, जिसमें जैसे समस्या का प्रयोग लिखा जाता है, समस्या का प्रयोग, समस्या का प्रयोग लिखा जाता है और उस पर विचार कर यह समस्या किस प्रकार उत्पन्न हुई उस समस्या के कारणों को लिखा जाता है। अमुक समस्या इन कारणों से उत्पन्न हुई है, उसकी एक प्रस्तावना तैयार की जाती है, जिसमें जैसे प्रस्तावना में विद्यालय का नाम आएगा, विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम आएगा, पता आएगा, प्रयोगकर्ता का नाम आएगा, पता, प्रयोगकर्ता, यानी जो प्रयोग कर रहा है प्रयोगकर्ता, फिर उसकी शैक्षिक योग्यता आएगी, शैक्षिक योग्यता प्रस्तावना के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता, उसके बाद है उसका अनुभव, उस समस्या को लेकर उसका अनुभव क्या है और जिसमें प्रयोग कर रहा है, जिसमें प्रयोग करना है उसके बारे में जानकारी प्रस्तावना के अंतर्गत आएगी। क्योंकि हम किसी भी कार्य को करते हैं उस कार्य को करने से पहले हम उस कार्य के प्रति अपनी भूमिका बांधते हैं, अपनी प्रस्तावना बांधते हैं, प्रस्तावना तैयार करते हैं, तभी हमारा वो कार्य आगे बढ़ेगा। और प्रयोग परियोजना में भी जब हम किसी समस्या को लेकर या उस पर प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना तैयार की जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेप इसका आएगा शीर्षक। शीर्षक के अंतर्गत जैसे समस्या का स्पष्टीकरण लिखना और समस्या का नाम लिखना, जिस समस्या पर प्रयोग करना है उस समस्या का नाम आएगा शीर्षक के अंतर्गत। फिर आएगा परियोजना की आवश्यकता। यानी इसके अंतर्गत उन सभी तथ्यों का वर्णन किया जाता है जिसमें यह ज्ञात होता है कि यह प्रयोग किया जाना क्यों आवश्यक है। यानी इस प्रयोग को करने की क्या ऐसी आवश्यकता रही जिसके कारण कि यह किया जा रहा है। यानी प्रयोग परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, उससे संबंधित जानकारी इसके अंतर्गत आएगी। उसके बाद है
समस्या की व्याख्या अब समस्या की व्याख्या के अंतर्गत जैसे दो प्रकार से हम इसमें समस्या को लिख सकते हैं। एक तो अध्यापक के समक्ष, पहला है इसमें दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। अध्यापक के समक्ष, यानी अध्यापक के समक्ष ये जो समस्या आई है, यह समस्या किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुई है जिसके कारण कि अध्यापक इस समस्या को लेकर इस पर प्रयोग कर रहा है। उसके बाद दूसरा है इसका समस्या का स्वरूप, समस्या का स्वरूप, यानी समस्या का स्वरूप क्या आएगा इस व्याख्या के अंतर्गत आएगी। उसके बाद है पांचवा जो स्टेप है इसका, प्रयोग परियोजना की कल्पना, प्रयोग परियोजना की कल्पना। यानी जब हम किसी प्रयोग को शुरू करते हैं, उस प्रयोग को शुरू करते समय हमें जो है अनेक प्रकार के जो तथ्य है उन तथ्यों को आधार मानकर कल्पनाओं के आधार पर उन परिकल्पनाओं का निर्माण करना पड़ता है जिससे संबंधित हम जो है प्रयोग कर रहे हैं। यानी हमारी जो परिकल्पना है उन परिकल्पनाओं का निर्माण करना। उसके बाद है सीमांकन, सीमांकन। इसमें जैसे प्रयोजन की कक्षा, मतलब एक सीमा का अंकन करना कि हमें कहां तक इस प्रयोग को करना है, जिसमें कक्षा, कौन सी कक्षा में करना है, समय, कितने समय के लिए करना है, तथा कार्य का अनुमान, कार्य का अनुमान। यानी सीमांकन के अंतर्गत कक्षा है, समय है, उनके जो कार्य है उन कार्य का अनुमान लगाया जाता है और हमारा जो प्रयोग परियोजना उसको सीमा के अंतर्गत रखा जाता है। यानी समय की सीमा में बांधना, इतने समय के लिए हमें इस प्रयोग को करना है, इस क्लास में करना है तथा हमें किस प्रकार से या किस रूप में उस कार्य को करना है। उसके बाद है रूपरेखा, रूपरेखा यानी परियोजना की जो है रूपरेखा। इसमें जो परियोजना विधि है उस परियोजना विधि का वर्णन तथा जो कार्यकलाप है उन कार्यकलापों का वर्णन आएगा। यानी हमारी जो समस्या से संबंधित क्या रूपरेखा रहेगी, क्या कौन से कार्य रहेंगे, उन कार्यों का वर्णन इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़े एकत्रित करना। आंकड़ों एकत्रित के अंतर्गत जैसे हम आंकड़ों में मध्यमान, मध्याह्न, विचलन, और सहसंबंध, सहसंबंध, इन रूप में आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। अब हम उन आंकड़ों को मध्यमान के रूप में कर सकते हैं, मध्याह्न के रूप में, विचलन के रूप में या
विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष ज्ञात करना। यानी आंकड़े एकत्रित कर उन आंकड़ों का विश्लेषण कर उस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना, यानी किसी उस समस्या के नतीजे तक पहुंचना, निष्कर्ष निकालना। फिर है यहाँ बीच में एक और आएगा, आकलन उपकरण। आकलन उपकरण यानी आंकड़े एकत्रित करने में हमें आकलन उपकरण की आवश्यकता होगी। तो उपकरण हम टूल्स किस प्रकार का ले रहे हैं, लिखित ले रहे हैं या मौखिक रूप से ले रहे हैं या अन्य किसी सामग्री को लेकर हम उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, उस समस्या को हल कर रहे हैं। और उपकरण के पश्चात आएगा ये विश्लेषण तथा निष्कर्ष ज्ञात करना। उसके बाद आएगा इसमें 11वां अपना पॉइंट आएगा परिणाम। यानी आंकड़ों के जो हमने उपकरण के माध्यम से जिसका निष्कर्ष निकाला है, जिस समस्या के परिणाम तक निष्कर्ष तक पहुंचे हैं, उस निष्कर्ष के बाद उसका परिणाम क्या रहा, उस नतीजे का इसमें वर्णन करना या लिखना। फिर है उन परिणामों का नवीन परिस्थितियों में उपयोग। यानी जो हमने जिस समस्या को लेकर परिणाम प्राप्त किया है, उन परिणामों को लेते हुए जो हमारी जो नवीन परिस्थितियां है, परिणामों के आधार पर उन परिणामों को हम नवीन परिस्थितियों में उपयोग कैसे कर सकेंगे। यानी उस समस्या को हल करने में या उस समस्या से संबंधित जो नवीन परिस्थितियां होगी उसका हम नवीन परिस्थितियों में उपयोग कैसे करेंगे। उसके बाद लास्ट अपना जो आता है इसका संदर्भ ग्रंथों की सूची। संदर्भ ग्रंथों की सूची यानी हमने मेथड कहाँ से लिया है, किस किताब में से लिया है, उसके लेखक का नाम, या फिर हमने ऑनलाइन मेथड निकाला है, ऑनलाइन सर्च किया है, उसकी वेबसाइट का नाम, इस प्रकार की जो है संदर्भ ग्रंथ सूची हम लास्ट में उसमें लगाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम किसी समस्या को लेकर प्रयोग परियोजना का निर्माण करते हैं, उस समय इन सब बातों का, इन पदों को ध्यान में रखते हुए उस प्रयोग परियोजना का निर्माण किया जाता है। अब है आज का आपका गृह कार्य। आकलन उपकरण का अर्थ बताते हुए प्रयोग परियोजना के पदों का वर्णन कीजिए। यह आपका गृह कार्य यानी आकलन उपकरण का अर्थ बताते हुए प्रयोग परियोजना के पदों का वर्णन करना है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो महामारी चल रही है उससे संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि हमें सावधानी रखनी है उससे संबंधित। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोना है, उन पर मास्क लगा के रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं निकलना है, और जो जहाँ पर ज़्यादा जैसे भीड़ भाड़ हो वहाँ उन जगह पर कम से कम जाना है, और आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकले। स्वस्थ